हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 1 सितंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का हाल ही में नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं नलिन प्रभात, राजेश कुमार, बी श्रीनिवासन या फिर संदीप सिंह। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो हाल ही में बी श्रीनिवासन को एनएसजी का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, बी श्रीनिवासन हैज बीन अपॉइंटेड एज द डीजी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एंड ही इज अ 1992 बैच इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर फ्रॉम बिहार कैडर. So his appointment will be effective from the date of joining up to 31st of August 2027, and he succeeds Nalin Prabhat, who had been deputed as Jammu Kashmir's Special DG of Police. So NSG की बात करें तो कॉमनली हम इसको ब्लैक कैट के नाम से जानते हैं, और ये एक काउंटर टेररिज्म यूनिट है भारत की अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. And it was founded on 16th of October 1984 following Operation Blue Star against Sikh militants to combat terrorist activities and protect states against internal disturbances. तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में एनएसजी के जो नए डीजी बने हैं वो बने हैं बी श्रीनिवासन. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Been elected as the independent chair of International Cricket Council. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया स्वतंत्र अध्यक्ष किसे चुना गया है. आपके ऑप्शंस हैं राहुल द्रविड़, जय शाह, सौरव गांगुली या फिर रोहन जेटली. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो ये चुना गया है जय शाह को. आप यहाँ देख सकते हैं, Jay Shah, the current BCCI Honorary Secretary, has been elected unopposed, and he was the sole nominee for the position. He will assume position on 1st of December 2024. So he will be the youngest person ever to occupy the position at 35, when current ICC chairman Gurg Barkley stepped down after his term in November 2024. सो आईसीसी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और ये एक ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की. इट वाज फाउंडेड एज द इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इन 1909 बाय रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका, and then it was renamed as International Cricket Conference in 1965 and adopted its current name in 1987. और आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई, यूएई में. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू आईएनएस अरिहंत. यहाँ पर आईएनएस अरिहंत से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, INS Arihant is India's second indigenously built nuclear-powered ballistic missile submarine. And second, it can carry up to 4 nuclear-capable K4 submarine-launched ballistic missiles with a range of over 3,500 kilometers. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है. आपको बताना है INS अरिहंत से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. आप यहाँ देख सकते हैं,
INS Arihant is an upgraded variant of Arihant class submarine, and it is the second nuclear-powered ballistic missile submarine made by India under the Advanced Technology Vessel Project to build nuclear submarines at Shipbuilding Center in Visakhapatnam. और इसका कोड नेम है S3. So the Arihant class submarines are named after a Sanskrit word जिसका meaning होता है destroyer of the enemy. And the name benefits the strategic significance of a nuclear-powered submarine. The name Arihant was chosen from a wide range of choices and received approval on all fronts due to its suitability and subtlety in expressing the commitment. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. India recently made the first payment of $11 million for hybrid power projects on 3 islands in which country? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत ने हाल ही में किस देश के 3 द्वीपों पर हाइब्रिड बिजली परियोजनाओं के विकास के लिए $11 मिलियन का पहला भुगतान किया है? आपके ऑप्शंस हैं मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर नेपाल. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो भारत ने ये पेमेंट किया है श्रीलंका को. आप यहाँ देख सकते हैं The Indian High Commissioner Santosh Jha handed over the first payment of these projects to the Sri Lankan Ministry of Power and Energy and the Sri Lankan Sustainable Energy Authority. So these islands are not connected to the national grid, and the hybrid renewable energy system aims to address their energy needs. The MOU for these projects was signed in 2022, replacing a previously awarded Chinese contract due to India's objections. So the project has started with an expected completion date in early March 2025 and handover by late April 2025. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following statements related to Food Corporation of India. यहाँ पर भारतीय खाद्य निगम से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है The FCI is a statutory body formed by the enactment of Food Corporation Act 1964 by the Parliament. And second, the nodal ministry associated with FCI is the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. और आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है. आपको बताना है FCI से संबंधित यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. यहां पर केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है. आप यहां देख सकते हैं. सो FCI की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है of the Government of India, and it is under the ownership of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, और इसको फॉर्म किया गया था by enactment of Food Corporation Act 1964. So its top officials is designated as Chairman and MD, who is Central Government Civil Servant of the IAS cadre. The corporation was set up in 1965 with its initial headquarters in Chennai, and later this was moved to New Delhi. तो आप ध्यान रखेंगे FCI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. The government launched the Retired Sportsperson Empowerment Training Program. Consider the following statements related to this. So यहाँ पर सरकार ने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम हाल ही में शुरू किया है. इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है.
Its main aim is to empower retired sport persons who have brought immense laurels to the nation. And second, retired sports person aged between 20 to 50 years are eligible for this program. So यहाँ पर आपसे रीसेट प्रोग्राम के बारे में पूछा जा रहा है और आपको बताना है इस प्रोग्राम से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। और यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं Retired Sports Person Empowerment Training Program was launched by the Union Minister Dr. Mansukh Mandaviya on National Sports Day. And this program aims to empower retired sport persons who have brought immense laurels to the nation. And the program will support retired athletes on their career development journey by empowering them with the necessary knowledge and skills and making them more employable. So it will bridge the gap between generations. Retired sport person aged between 20 to 50 years and have been winners of an international medal, participants in international events, or have been national medalists, state medalists, participants in competitions are eligible for this program. Next question to you. Which day is celebrated as National Sports Day annually? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस डेट को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 27th of August, 28th अगस्त, 29th अगस्त या फिर 30th अगस्त। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो प्रतिवर्ष 29th of अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं National Sports Day is celebrated every year on August 29 in India to honor the spirit of sports and physical fitness. So the day marks the birth anniversary of Major Dhyan Chand, a legendary hockey player who greatly contributed to India's success in hockey. So National Sports Day aims to inspire youth participation in sports and promote a healthy, active lifestyle. And this day is a reminder of how sports enrich lives and strengthen community bonds. So various sports events and ceremonies were held nationwide honoring athletes and their achievements. And the theme for 2024 has not been announced yet. सो लास्ट ईयर की थीम की बात करें तो लास्ट ईयर की थीम रही है स्पोर्ट्स आर एन इनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। इसके साथ ही अगर हम मेजर ध्यानचंद की बात करें तो इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में 29th of August 1905 को। और आपको पता है कि हॉकी के बहुत ही शानदार खिलाड़ी रहे हैं। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।